हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बैंक्स के बारे में देखेंगे। जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी डिफरेंशिएटेड बैंक्स है टू बी प्रिसाइज, यूपीएससी में आप देखेंगे कि बैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर में हर साल एक क्वेश्चन आना फिक्स है। आप कोई भी ऐसा ईयर मुझे दिखा दीजिए जिस साल यूपीएससी ने बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा। अभी रिसेंटली जो 2022 का प्रीलिम्स हुआ था यूपीएससी का, उसमें यूपीएससी ने आपका कोऑपरेटिव बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा। उसके पहले आप देखेंगे, उसके पहले यूपीएससी ने पेमेंट बैंक्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था। पेमेंट बैंक्स के ऊपर में यूपीएससी ने 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके पहले यूपीएससी ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था। कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एग्रीकल्चर को लेकर के। तो इसीलिए बैंक्स का जो टॉपिक होता है वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन बीइंग हर साल एक क्वेश्चन बैंक के ऊपर में आना फिक्स है। तो इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक्स है, जितने भी, क्योंकि अब यूपीएससी का शिफ्ट हो गया। पहले यूपीएससी पूछता था कि कॉमर्शियल बैंक के बारे में बता दो, रॉ फैक्ट्स पूछता था, बट अब यूपीएससी डिफरेंशिएटेड बैंक्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए आपका डिफरेंशिएटेड बैंक्स का पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सारे जितने भी बैंक्स है इंपॉर्टेंट सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली बैंक्स को पढ़ने में प्रॉब्लम ये होती है कि रिसोर्सेज हमें प्रॉपर तरीके से मिलता नहीं है। कहीं पे कुछ रिसोर्सेज दिया हुआ है, कहीं पे कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है, कहीं पे कुछ अवेलेबल है, जिसके कारण हम पढ़ नहीं पाते ढंग से। अगर आप डिफरेंस के फॉर्मेट में, मुझे हमेशा एक चीज़ मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी चीज़ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसे डिफरेंस के फॉर्मेट में याद रखें। अगर आप डिफरेंस के फॉर्मेट में कोई भी चीज़ों को याद रखते हैं तो लॉन्ग टर्म तक आप उन चीज़ों को भूलते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने चार्ट बना दिया प्रॉपर तरीके से, जिससे आप बैंक्स को डिफरेंस के फॉर्मेट में याद रख करके आपको पता चल जाए कि किस में क्या चीज़ें आती है। तो रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, एसएफबीज और पेमेंट बैंक्स के अंदर में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डील करेंगे। ठीक है, तो आरआरबीज को हम लोग हाइब्रिड बैंक्स कहते हैं। बात बताइए आपको, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स दोनों का मिक्सचर से रीजनल रूरल बैंक्स बनता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाइब्रिड बैंक, ये बात पता होगा। तो सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आरआरबीज को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, सीआरआर का मतलब क्या होता है पता ही है। अगर नहीं पता तो आप मॉनेटरी पॉलिसी वाले वीडियो में देख सकते हैं। सीआरआर बेसिकली मतलब कि हर बैंक्स को कुछ पैसा मतलब आरबीआई में जाकर के डिपॉजिट करके रखना है, ताकि मुसीबत के टाइम पे वो पैसा वापस आरबीआई से वो ले सके। ठीक है, अभी सीआरआई समथिंग अराउंड 4%, वही हमेशा एक 4% ही चलते आ रहा है बहुत समय से। और एसएलआर जो होता है बेसिकली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक्स को, हर बैंक्स को कुछ एसएलआर अपने पास ही खुद ही, या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके, क्योंकि सेफेस्ट माना जाता है, तो उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है। 18-20% के आसपास ये होता है बेसिकली। तो एसएलआर मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसके कारण कि मुसीबतों के टाइम पे वापस वही सेम बात है कि अगर बैंक दिवालिया हो रही है या फिर बैंक का अगर वाइंडिंग अप कुछ हो रहा है, तो उस केस में तो बैंक जो है बेसिकली उस पैसे को यूज कर सकती है। ठीक है, तो आरआरबीज को सीआईएसएलआर मेंटेन करके रखना पड़ता है, लोकल एरिया बैंक्स को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। और पेमेंट बैंक्स के केस में एक चीज याद रखिएगा कि 75% जो आपका पैसा होगा उसे आपको एसएलआर के रूप में रखना पड़ेगा, और बाकी जो 25% है उसको आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में रखेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि पेमेंट बैंक का बिजनेस करना आसान बात नहीं है, क्योंकि आप सोच करके देखिए कितना स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर 100 रुपये आपके पास में, तो 75 रुपये आपको एसएलआर के बैंक्स को मैंडेटरी कर दिया गया, पेमेंट बैंक्स को, कि 75% तुम्हें वो पैसा को रखना होगा अपने पास एसएलआर के बॉन्ड्स में, और जो बाकी 25% है उसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में रखना होगा, या तो एफडी कराओ चाहे कैसे भी रखो, बट 25% शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में रखना है। तो कितना स्ट्रिक्ट है, तो इसीलिए पेमेंट बैंक का बिजनेस करना आसान नहीं है। पेटीएम जीता जाता एग्जाम्पल है, अभी थोड़े समय पहले विजय शेखर शर्मा का आप कंडीशन देख सकते हैं। तो पेमेंट बैंक का वही बिजनेस करना इतना आसान बात नहीं है दोस्तों, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया रूल्स। पीएसएल का अगर मैं बात करूँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, कि हर बैंक्स को मैंडेटरी किया गया कि 40% ऑफ द एनबीसी, दैट इज द नेट बैंक क्रेडिट, आपको पीएसएल नॉर्म्स में देना होगा। जैसे सबसे ज़्यादा वेटेज उसमें एग्रीकल्चर का होता है, विच इज समथिंग अराउंड 18%। तो हर एक बैंक्स को पीएसएल में कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब लोन, बेसिकली पीएसएल में लोन प्रोवाइड करना पड़ता है। कुछ कुछ एरिया स्पेसिफिक है जहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है। पीएसएल वाले वीडियो में हमने देखा था इसे। तो आरबीज जो है वहाँ पे 75% मैंडेटरी है, लोकल एरिया बैंक में 40% मैंडेटरी है, और एसएफबीज के केस में 75% मैंडेटरी है। बट पेमेंट के बैंक में पीएसएल अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि पेमेंट बैंक लोन ही नहीं देता है। तो पीएसएल, जब पेमेंट बैंक लोन देता ही नहीं है तो पीएसएल मेंटेन करके क्या करेगा? तो कॉमन सेंस की बात है, तो नो पीएसएल एज नो लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेमेंट बैंक का, ये याद रखिएगा कि पेमेंट बैंक जो है वो लोन नहीं दे सकता है। ठीक है, पता होना चाहिए। ब्रांचेस आरआरबी के फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स में, लोकल एरिया बैंक का पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 3 ही है नॉर्मली। स्मॉल फाइनेंस बैंक के इसमें अगर आप देखेंगे 25% जो ब्रांचेस है वो अनबैंक, रूरल अनबैंक एरियाज में होना चाहिए। क्वेश्चन इससे आ सकता है कि बैंक्ड, अनबैंक्ड एरियाज, वो भी रूरल,
25%। यूपीएससी यहाँ पे रूरल हटा करके अर्बन दे देगा, अर्बन अनबैंक्ड एरियाज, तो गलत हो जाएगा, रूरल अनबैंक्ड एरियाज हो गए, बस पता होना चाहिए, या फिर रूरल अर्बन दोनों दे देगा यूपीएससी। तो यूपीएससी का आदत है इसी हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करता है। पेमेंट बैंक्स में ये सेम चीज़ है कि 25% रूरल अनबैंक्ड एरियाज में आपके बैंक ब्रांचेस होने चाहिए। क्या एनआरआई लोग आरआरबीज में अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं? तो हाँ, यस कर सकते हैं। लोकल एरिया बैंक में नहीं कर सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर सकते हैं, पेमेंट बैंक में नहीं अलाउड है। एनआरआई याद रखिएगा पेमेंट बैंक में अलाउड नहीं है। पेमेंट बैंक में ऑलरेडी यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो यूपीएससी ये पूछेगा कि एनआरआई मेंटेन करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें से 2 बैंक अगर मैं पूछूं, चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट 2 बैंक जिसके ऊपर वापस क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। क्वेश्चन वापस आएगा ही आएगा, 1-2 साल के बाद वापस आने वाला है घूम फिर करके, क्योंकि बैंक्स में और कुछ 7-8 बैंक्स पढ़ने के बाद में यूपीएससी के पास में क्वेश्चन बचता नहीं है, और बैंकिंग के ऊपर में हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो गिन चुन करके 7-8 बैंक्स में से घुमा फिरा करके पेमेंट बैंक और एसएफबीज बचते हैं यूपीएससी के बाद में, और डेवलपमेंट बैंक और आपका कोऑपरेटिव बैंक बचता है, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी इस साल क्वेश्चन पूछ लिया था। अच्छा, आरआरबीज को कौन रेगुलेट करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय नाबार्ड, ठीक है। लोकल एरिया बैंक्स को आरबीआई, स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी आरबीआई, और पेमेंट बैंक्स को भी आरबीआई। एग्जाम में आरआरबी के लिए ये क्वेश्चन आएगा कि आरआरबीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा नाबार्ड रेगुलेट करते हैं, पता होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है आरआरबीज को जो है मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरआरबीज का इंटरेस्ट रेट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आरआरबीज जो होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, हमने पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा था कि आरआरबीज जो है, यहाँ पे देखिए आरआरबीज आर रेगुलेटेड बाय नाबार्ड, बट जो इंटरेस्ट रेट होता है आरबीआई आरआरबी का, दैट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंटरेस्ट रेट से क्या मतलब होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं आरआरबी करवा के ये सेक्शन कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए आरआरबी में शेयर होल्डिंग होता है, ठीक है, 50%, 15% और 35%। मतलब आरआरबी जो होते हैं बेसिकली, मैंने आपको बताया कि दैट इज अ हाइब्रिड बैंक, मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स दोनों के मिक्सचर से आरआरबीज बेसिकली बनते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका शेयर आरआरबीज में होता है 50%, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनका शेयर होता है 15%, और हर आरआरबीज को कोई बैंक स्पॉन्सर करे, तो जो स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं उनका शेयर होता है आरआरबी में 35%। ये बात पता होना चाहिए। ये चेंज हो चुका है, तो इस डेटा को आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ये डेटा चेंज हो गया है, तो इस डेटा को अपडेट कर लीजिएगा। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है बेसिकली। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे कि 15% होगा, 15% होगा या 35% होगा, तो ये जो इंटरेस्ट है बेसिकली, जो रेशियो है, इसे जो रेगुलेट करता है दैट इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट आरआरबीज जो होते हैं दैट इज रेगुलेटेड बाय नाबार्ड। तो ये दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, और यहाँ पे कंफ्यूजन होगा और यहीं से क्वेश्चन आएगा। यूपीएससी वही एरिया पकड़ कर क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे कंफ्यूजन होगा लोगों को, ठीक है। तो ये वही यहाँ पे मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि आरआरबीज जो होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है नाबार्ड, बट जो इंटरेस्ट रेट होता है आरआरबीज का, इट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और लिक्विड आपका एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ता है, पेमेंट बैंक को मेंटेन करके रखना है। बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट रेपोज एंड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। मिनिमम कैपिटल आपका लोकल एरिया बैंक में 5 करोड़ है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में 200 करोड़, पेमेंट बैंक के केस में 100 करोड़। रॉ फैक्ट है, यूपीएससी जनरली ये पूछता नहीं है, बट बैंकिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए अगर आप मिनिमम कैपिटल याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। ज़्यादा मतलब फैक्ट वैक्ट उतना मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छोड़कर बाकी नॉर्मल फैक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एफडीआई के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक को 74% एफडीआई इन्वेस्टमेंट अलाउड होता है, पेमेंट बैंक के केस में भी 74% पता होना चाहिए। सीआरएआर जो है वो बेसिकली हम लोग बैसल नॉर्म्स में पढ़ेंगे। बैसल नॉर्म्स का जो वीडियो उसमें आप सीआरएआर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द रिस्क टू वेटेड रेशियो, जो बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक को 15% मेंटेन करके रखना और पेमेंट बैंक को भी 15% मेंटेन करके रखना होता है, बात पता होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में याद रखिएगा कि डिपॉजिट्स एंड लोन्स अलाउड, ठीक है। मतलब करंट अकाउंट आप स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप जाते हैं तो वहां पे आप करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट भी खुलवा सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट भी खुलवा सकते हैं। मतलब कासा और एफडीआरडी सब कुछ अलाउड होता है इन केस ऑफ फाइनेंस बैंक। जब पेमेंट्स बैंक की बात की जाती है तो उस केस में कासा अलाउड होता है, बट आपका एफडीआरडी अलाउड नहीं होता है। मतलब आप वहां पे पेमेंट बैंक के केस में आप करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, बट पेमेंट बैंक के केस में आप पेमेंट बैंक लोन देता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसीलिए फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट भी अलाउड नहीं है, तो याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि पेमेंट बैंक जो है वो कॉल मनी मार्केट में बट पार्टिसिपेट कर सकता है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आने वाले टाइम पे इसके ऊपर क्वेश्चन पेंडिंग है, पूछ सकता है यूपीएससी की पेमेंट बैंक क्या कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो हाँ, पेमेंट बैंक्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कॉल मनी मार्केट, ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये पता होना चाहिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो सब्सिडियरी सेट कर सकते हैं
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए। मान लीजिए कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, किसी को कुछ प्रोवाइड करना है ये वो, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में अलाउड हो सकता है कि वो सब्सिडरी सेट कर सकते हैं, बट पेमेंट बैंक अलाउड नहीं होता है। ठीक है, पेमेंट बैंक करने का ऐसे भी बिजनेस मैंने आपको बताया बहुत टफ है, तो इसीलिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है, बात पता होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में एक चीज और पता होना चाहिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन नॉट बी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर अनदर बैंक। दूसरे बैंक्स के लिए ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बन सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मिसिंग है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में। पता होना चाहिए आपको कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में, तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि कोई भी पेमेंट बैंक्स को अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना रहता है तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स दे कैन अप्लाई फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए। तो 5 साल के बाद में एक पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं, तो 5 साल का पीरियड याद रखिएगा। ठीक है, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो पढ़ने का होता है। अब हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे, जो एक तरीका का पेमेंट बैंक है। TSR सुब्रमण्यम कमीशन जो है पोस्टल नेटवर्क का रिकमेंड किया था कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बनाने के लिए। आरबीआई गवर्न करता है, नॉर्मल सा बात है, सारे पेमेंट बैंक्स को आरबीआई गवर्न करता है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को भी आरबीआई गवर्न करेगा। इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, पता होना चाहिए। एक चीज पता होना चाहिए कि नॉर्मली पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, नॉर्मली पेमेंट बैंक्स डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, ठीक है, एटीएम कार्ड इशू कर सकते हैं, दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड। क्यों? क्योंकि लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं बट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, नॉर्मली ये होता है। ठीक है, पेमेंट बैंक्स के केस में हमने देखा है। बट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट के केस में डेबिट कार्ड भी इशू नहीं किया जाता है और एटीएम भी इशू नहीं किया जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन फंसेगा तो इसी पॉइंट में फंसेगा, क्योंकि नॉर्मल पेमेंट बैंक्स जो होते हैं वो डेबिट कार्ड इशू करते हैं, एटीएम इशू करते हैं, बट क्योंकि आपने देखा होगा ना, पेटीएम का भी आजकल कार्ड आने लगा है, ठीक है, तो वो बेसिकली अलाउड है, पेमेंट बैंक कर सकते हैं, बट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसको अलाउड नहीं है। तो बेसिकली किस तरीके से ट्रैक होता है, मतलब पेमेंट करना तो कैसे करेंगे, एक क्यूआर बेस्ड सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे काम किया जाता है। तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे होलसेल एंड लॉन्ग टर्म बैंक के बारे में। ठीक है, ये बैंक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट जो है अगर आप खुलाते हैं तो करंट अकाउंट में आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई भी अमाउंट अलाउड होता है, ठीक है, करंट अकाउंट के केस में। बट सेविंग्स अकाउंट के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि सेविंग्स अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते होलसेल एंड लॉन्ग टर्म बैंक में। और फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट अगर आपको अगर जमा करना है पैसा तो आप तभी कर सकते हैं होलसेल और लॉन्ग टर्म बैंक के केस में, जब उस आपके पास अमाउंट 10 करोड़ से ऊपर का आपको जमा करना है तब। तो करंट अकाउंट के लिए कोई भी अमाउंट अलाउड है, सेविंग्स अकाउंट के लिए आप सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, और फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं अगर अमाउंट 10 करोड़ ज्यादा है तो ये बात पता होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, यूपीएससी में इसी बार क्वेश्चन आया था। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स का बेसिकली मतलब होता है कि जहां पे मेंबर्स जो होते हैं वो ओनर भी होते हैं और साथ साथ कस्टमर भी होते हैं बैंक के, ठीक है, तो उसे कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं। बेसिकली कोऑपरेटिव बना करके आप बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, ठीक है, इधर अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न, ठीक है, या तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में रजिस्टर्ड है कहाँ पे, या तो अपने स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, या फिर बहुत जन मिलकर के एक मल्टी स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। कहाँ पे लोकेटेड है कोऑपरेटिव बैंक्स, ये बात पता होना चाहिए। तो कोऑपरेटिव बैंक्स आर लोकेटेड इन अर्बन, यहाँ पे देखिए अर्बन और सेमी अर्बन एरिया, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीएससी फंसाएगा तो इसी पॉइंट में फंसाएगा कि बोल देगा यूपीएससी स्टेटमेंट दे देगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स आर लोकेटेड इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, तो गलत होगा। कोऑपरेटिव बैंक्स अर्बन एरियाज में भी लोकेटेड है और साथ ही साथ सेमी अर्बन एरियाज में भी लोकेटेड है, तो ये बात पता होना चाहिए। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बाबा मैं कह रहा हूँ, इसे भूलिएगा मत। कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में अगले साल, तो इस साल पूछा तो शायद अगले साल क्वेश्चन नहीं है, बट 1-2 साल के बाद में क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है। तो रेगुलर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज परफॉर्म करता है कोऑपरेटिव बैंक, पता होना चाहिए। डीआईसीजीसी फैसिलिटी अवेलेबल होता है कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में, पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उसके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वहाँ पे डुअल रेगुलेशन होता है, मतलब 2 जन रेगुलेट करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। एक तो आरबीआई रेगुलेट करता है जो पता है आपको, और दूसरा आरसीएस रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो आपके गवर्नमेंट के अंदर में है, तो वो रेगुलेट करते हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का ड्यूअल रेगुलेशन है, आरबीआई भी रेगुलेट कर रहा है और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी रेगुलेट कर रहे हैं, ये बात पता होना चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शायद यूपीएससी ने इसी पॉइंट के ऊपर में इस साल क्वेश्चन भी पूछा था। तो और 2 लॉज जो है बेसिकली गवर्न करते हैं आपके कोऑपरेटिव मतलब बैंक्स को, पता होना चाहिए। पहला है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 और दूसरा है आपका बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1955, तो ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अच्छा, बैंकिंग कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, ठीक है, अब आरबीआई और आरसीएस मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों रेगुलेट करिए, तो दोनों का फंक्शंस क्या है कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में। जनरली मैंने आपको क्या कहा था कि इंपॉर्टेंट रॉ फैक्ट आपको पढ़ने नहीं होते, बट जो जो टॉपिक्स यूपीएससी ने पूछा है ना, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, डेवलपमेंट बैंक्स हो गया,
तो ये सब टॉपिक्स के बारे में अगर आप थोड़ा डीप जाकर के पढ़ेंगे तो आपको बेटर रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब टॉपिक्स के ऊपर में यूपीएससी और डीप जाकर के क्वेश्चंस पूछेगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि बस किसी तरीके से उसे कवर कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब होता है वो सारे टॉपिक्स को डीप में जा करके पढ़ना, क्योंकि वो टॉपिक्स ही यूपीएससी में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको उसका कम से कम विकीपीडिया का पहला 2 पैराग्राफ जो होता है वो उसे पढ़ लीजिए, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, या फिर किसी भी तरीके से उसे डीप में जाकर के एनालाइज करके पढ़िए। मैं इसीलिए जितना भी वीडियोस बना रहा हूँ आप देखेंगे कि मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत टू द पॉइंट और बहुत एकदम टू द पॉइंट और भर भर के इन्फॉर्मेशन दी है। भर भर के इन द सेंस है कि फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि जो एग्जैक्टली यूपीएससी टारगेट करेगा, जो एग्जैक्टली यूपीएससी क्वेश्चंस पूछेगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किसी भी तरीके से स्किप हो। तो इसीलिए आप प्रॉपर तरीके से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कम से कम करके जाइए, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, तो इसमें मैं वही बता रहा था आपको कि आरबीआई का फंक्शन क्या होगा और आरसीएस का फंक्शन क्या होगा, ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जनरली नहीं बोलता हूँ पढ़ने के लिए, बट ये पढ़ना जरूरी है। तो बैंकिंग ऑपरेशंस आर रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज बाई आरबीआई। आरबीआई बेसिकली क्या काम करेगा, कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करने का, चेक करने का, बेसिकली रिस्क कंट्रोल देखने का कोऑपरेटिव बैंक्स में, लेंडिंग नॉर्म्स देखने का, अगर नए ब्रांचेस खोलने तो वो सब देखने का बेसिकली फंक्शन आरबीआई परफॉर्म करता है। बट जब हम लोग गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो उसका काम क्या होगा, बेसिकली रजिस्ट्रेशन करने का। कोऑपरेटिव बैंक्स को रजिस्टर करना है तो आरसीएस करेगा। ये बात एग्जाम में आ सकता है, यूपीएससी वापस पूछ सकता है कि रजिस्ट्रेशन करने का काम आरबीआई का है, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का काम आरसीएस का है। मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज को कौन देखेगा, दैट इज डन बाई दैट इज बीइंग सीन बाई आरसीएस, ठीक है, और आरबीआई नहीं होगा, तो ये पता होना चाहिए। अब हम लोग एक डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेंगे दोस्तों कि डेवलपमेंट बैंक का बेसिकली क्या फंक्शन है। तो डेवलपमेंट बैंक जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है, बस पता होना चाहिए। एक सेकेंड। तो डेवलपमेंट बैंक जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट के लिए, पता होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे इन हाउस एक्सपर्टीज हो गया, अंडर राइटिंग न्यू कैपिटल इशुएंस एक्सेट्रा, ये सब। डेवलपमेंट बैंक हमें यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी जो रिसेंटली बजट हुआ था उसमें भी डेवलपमेंट बैंक का जिक्र किया गया था कि डेवलपमेंट बैंक हम लोग वापस रिवाइव कर रहे हैं। डेवलपमेंट बैंक कोई मतलब पुराना मतलब नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट बैंक जो है वो स्टार्ट हो गया था इंडिपेंडेंस के बाद ही, 1948 में स्टार्ट हुआ था शायद, हाँ, इट वाज स्टार्टेड इन 1948। सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक जो है वो आईएफसीआई है, फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। और डेवलपमेंट बैंक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रीजन बीइंग अगले साल अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछेगा, क्योंकि बजट में भी मेंशन था इसका, इकोनॉमिक सर्वे में भी डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात की गई थी। और आपका डेवलपमेंट बैंक के बारे में यूपीएससी ने इस साल नहीं पूछा, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूछा, तो डेवलपमेंट बैंक अगले साल के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे थोड़ा डेवलपमेंट बैंक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 1991 के बाद में नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट आया था, जिसने कहा था कि डेवलपमेंट बैंक्स जो है उसे बंद कर दो और उसे कमर्शियल बैंक्स में कन्वर्ट कर दो। इसीलिए अभी बजट ये सब में और न्यूज़ ये सब में चल रहा था कि डेवलपमेंट बैंक्स जो है उसे हम लोग वापस रिवाइव करेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा, यूपीएससी यहाँ पे एक चीज़ दे देगा कि डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक ये क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा बनेगा कि डेवलपमेंट बैंक जो है इट इज़ ए न्यू कॉन्सेप्ट। तो ये एक पता होना चाहिए, इट इज़ नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंस के टाइम पे था, बाद में उसे डिसबैंड कर दिया गया था, अभी वापस उसे रिवाइव करने का बात चल रहा है। और डेवलपमेंट बैंक जो है लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है, तो ये सब पॉइंट्स पता होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे बेसिकली कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें यूपीएससी ने पूछा था कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके बारे में आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। सबसे पहला पूछ रहा है कि मोबाइल टेलीफोन्स कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रोमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक्स। मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन नहीं पता पहला स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, पर अगर आप दूसरे स्टेटमेंट देखेंगे, पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, इसे देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है। डेबिट कार्ड इशू कर सकता है बट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है पेमेंट बैंक, क्योंकि पेमेंट बैंक जो है वो लोन देना अलाउड नहीं होता है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। जैसे आप सेकंड स्टेटमेंट को काटेंगे, 1 गया, 3 गया और आपका साथ साथ 4 गया, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 2, दैट इज 1 इन 3 ओनली, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया कि लोन वोन बेसिकली पेमेंट बैंक देता नहीं है, ठीक है। जैसे आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि पेटीएम जब मैं यूज़ करता हूँ तो पेटीएम में ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे आप लोन ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, तो कैसे ले सकते हैं, क्योंकि पेमेंट बैंक तो अलाउड नहीं है लोन देना। तो याद रखिएगा, पेटीएम का बेसिकली इंडसइंड बैंक के सबके साथ में टाई अप है, तो वो पेटीएम आपको लोन नहीं दे रहा होता, उस टाइम पे इंडसइंड बैंक आपको लोन दे रहा होता है, तो इसीलिए वो सिचुएशन अलग है। वरना पेमेंट्स बैंक जो है बेसिकली अलाउड नहीं होते हैं लोन देने के लिए, बस बताना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका राइट है, वो लोग लेंडिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। सेकंड, क्रेडिट कार्ड जो है
वो इशू नहीं कर सकते हैं, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। और पहला, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज और सुपरमार्केट चेन्स जो है जो ओन एंड कंट्रोल बाय रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रोमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक्स, ये सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। एक और क्वेश्चन ये यूपीएससी का आया था, यूपीएससी का 2011 का क्वेश्चन है। देखिए, यूपीएससी ने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर एंड लीड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा लोन कौन देता है? आपके दिमाग में आएगा कोऑपरेटिव बैंक्स देते हैं, बट विच इज दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। रीजन भी कि सबसे ज्यादा लोन अगर एग्रीकल्चर एलिड एक्टिविटीज को, प्राइमरी सेक्टर को कोई प्रोवाइड करता है, दैट इज गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। ये क्वेश्चन को डालने का मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने वापस अभी रिसेंटली 2019 के पेपर में पूछा था। सेम क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं कैसे। देखिए 2012 एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था अभी रिसेंटली, 2000 शायद 20 या 21 के पेपर में आया था क्वेश्चन कि इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। अब बताइए स्टेटमेंट राइट ही रॉन्ग है? अगर आपको ये स्टेटमेंट, अगर आपने पास्ट पेपर सॉल्व किया होता तो आपको पता होता है कि ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। क्यों? रीजन भी, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, एग्रीकल्चर एलिड सेक्टर्स में, ठीक है, मतलब फिशरीज, ये सब जितने भी सेक्टर्स है, कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर आपने वो प्रीवियस ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था तो आपका ये क्वेश्चन राइट हो जाता। तो यही पर्पस था मेरा प्रीवियस क्वेश्चन डालने का। मैं इसीलिए हर स्लाइड के साथ में, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानबूझ करके डालता हूँ। रीजन भी, मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना कितना जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तभी पता कर पाएंगे जब आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। अच्छे से इन द सेंस 3 4 5 बार बैठ करके आपने प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया होगा बैठ करके, तभी जा करके वो आपके दिमाग में घुसेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बात है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिसिप्स इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द पैक्स, मतलब जो आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होता है। तो ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस में से मान लीजिए नहीं आता आपको, बट बहुत सारे फंक्शंस में से ये हो ही सकता है वन ऑफ द फंक्शन की हमें फंड प्रोवाइड करना है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को। तो अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको कहीं से गलत नहीं लगेगा। वैसे भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली कुछ गड़बड़ नहीं है, तो राइट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 2 ओनली हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक और क्वेश्चन जो इस बार यूपीएससी में आया था 2022 के पेपर में, कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में यूपीएससी ने पूछा था कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि सुपरवाइज और रेगुलेट कौन करता है। यहाँ पे आप देखिएगा डेवलपमेंट बैंक के केस में हमने क्या देखा था, कोऑपरेटिव बैंक के केस में, सॉरी, कि इट इज बीन रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली उसे सुपरवाइज कर रहा है, एंड इट इज नॉट सुपरवाइज्ड बाय आपका लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पता होना चाहिए कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। जैसे ही आपको पता चलेगा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो 1 गया, ये 3 गया और ये 4 गया, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 2 and 3। फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया है दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस। यहाँ पे कैन देखिए, दे कैन इशू, ठीक है, कर सकता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर सकता होगा, आपके मन में आ रहा होगा। अब इक्विटी शेयर करता होगा तो प्रेफरेंस शेयर तो कर ही देगा, क्योंकि कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं एक तरीके से देखा जाए। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होता है कि प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग पावर का क्या लेना देना है, और इक्विटी शेयर में वोटिंग पावर मिलता है कि नहीं मिलता है, मतलब ये बस एक छोटा सा वोटिंग पावर का ही डिफरेंस होता है, और ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं हो, देख लीजिएगा आप एक बार। फिर they were brought under the purview of the Banking Regulation Act of 1949 through an amendment in 1966। मुझे नहीं पता है, मान लीजिए इसमें भी 2 फैक्ट दिया है यहाँ पे, शायद आपको ये किसी को नहीं पता होता है। मैं 110% आपको बता रहा हूँ, जितने लोग यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, भले वो लोग 10 साल से पढ़ रहे हो, 1966 में परव्यू में आया होगा, ऐसा अचानक से उनके दिमाग में आ जाए ऐसा नहीं होता है, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता है। बट हाँ, पहला वाला किसी ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में अच्छे से पढ़ा था, तो वो पहला स्टेटमेंट को आराम से एलिमिनेट करके सेकंड और थर्ड को मार्क करके निकल जाएगा कि इसका आंसर 2 and 3 होगा। और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी यही चेक करने के लिए पूछा था कि आपको पता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कौन रेगुलेट करता है, आपको पता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कौन सुपरवाइज करता है। यूपीएससी का जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि आपको ये पता है थर्ड स्टेटमेंट की नहीं, यूपीएससी बस ये जानना चाहता था कि पहला स्टेटमेंट आपको पता है कि नहीं पता है। अगर आपको पता है तो यहाँ पे 2 नंबर आपको इजीली मिल जाता, नहीं पता है तो यहाँ पे नंबर नहीं मिलता। इसी के साथ में दोस्तों हमने ये सारा देख लिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक्स है, बेसिकली यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन भी मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंकिंग से हर साल एक क्वेश्चन आना फिक्स है, तो ये स्लाइड में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और चांसेस है कि अगर आप इस सारे स्लाइड्स में से मुझसे पूछेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट बैंक है जिसे मुझे सबसे पहले पढ़ना चाहिए, दैट इज डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन आना पेंडिंग है डेवलपमेंट बैंक के ऊपर में, नेक्स्ट ईयर आप पक्का क्वेश्चन देखना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर 2-3 साल के अंदर पक्का यूपीएससी डेवलपमेंट बैंक के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा।
अगर आपको इसका नोट्स चाहिए दोस्तों तो आप व्योदम आईएएस के टेलीग्राम चैनल में जाकर के इसका नोट्स बेसिकली आप ले सकते हैं, पीडीएफ में इसका डाल दे रहा हूँ। और टेलीग्राम का लिंक बेसिकली डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कुछ कुछ डालते रहता हूँ अपने इम्पॉर्टेंट, मुझे जो भी लगता है कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मीन्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मटेरियल्स। तो इसी के साथ अब हम लोग बाकी के वीडियोस कंप्लीट करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो सीरीज चल रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर कुछ डाउट्स है आपके तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल करके डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।